सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ने खुशामदीद। मईशत दुरुस्त करनी है, दहशत गर्दी से मुकाबला करना है, मौसमियाती तब्दीलियों से निमटना है या महंगाई को कम करते हुए गरीब को रोजगार देना है। इन सब कामों के लिए पॉलिसीज का तसलसल बहुत ज़रूरी है और इस तसलसल के लिए एक मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत वक्त की अहम ज़रूरत है। बैरूनी कर्जे इस तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि हम इसका बोझ उठाने की सख्त ताकत रखते ही नहीं हैं और यही देखकर बैंक ऑफ अमेरिका और दीगर आलमी एजेंसियां डॉलर को खुदा न खास्ता 340 तक जाता भी देख रही हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में मानसून फिर तबाही फेर रहा है और खैबर पख्तूनख्वा से बलोचिस्तान तक जो बारिशें हैं, सैलाब है, हर रोज दर्जनों हलाकतों और अमलाक के नुकसान का सबब बन रहा है। देहात से लेकर शहरों तक जो निज़ाम है वो कोलैप्स कर रहा है और इतने सैलाब देखने के बाद भी कैंसर का इलाज पैनाडोल से किया जा रहा है। हुक्मरानों की सारी जो तवज्जो है वो पुराने कर्जे चुकाने के लिए नए कर्जे हासिल करने पर है, जिसके लिए हर दर खटखटाया जा रहा है। अच्छा, तालीम और इलाज का पूछना ही क्या, इस दरखेज ज़रूरी मुल्क में हम देख रहे हैं यहाँ पे तो आटे के लाले पड़े हुए हैं और बहसियत कौम हम हैं कि शुमार में बढ़ते चले जा रहे हैं, मगर तोल में वजन मुसलसल घट रहा है और दुनिया में हर रोज़ टेक्नोलॉजी का नया सूरज तुलू होता है और हम जो पहले शरीफ और जरदारी ख़ानदान की करप्शन का तस्करा सुबह शाम टीवी पर सुनते थे, अब पीटीआई के जो करतूत हैं उनका विरद सुन रहे हैं। बकौल इकबाल, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं? क्या बहसियत कौम हम कभी तरक्की की राह से आशना नहीं होंगे और यूं ही भटकते भटकते सहराए सीना की खाक हम छाने गुजर जाएंगे और एक बहरान से दूसरा बहरान जन्म लेता चला जाएगा। लेकिन हमारी जो हालत है, आप समझ लें कि एक ऐसे कोल्हू के बैल जैसी होगी जो आंखों पर खोपे और गले में घंटी डाले एक सफरे लाहासिल पर हम देख रहे हैं कि दायरे में चलता चला जाएगा और ना जाने फैज साहब की जो खल्के खुदा है वो कब राज करेगी, वो दिन के जिसका वादा है कब हम अपनी आंखों से देखेंगे। मायूसी के बादल मॉनसून के बादलों से ज्यादा गहरे हैं, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद जिंदा है कि ये कौम अपना खोया हुआ जो मुकाम है वो एक दिन ज़रूर हासिल करेगी। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मोअज़्ज़ज़ मेहमान की मोहताज नहीं, सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सीनियर तजियाकार इफ्तिखार अहमद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मारूफ माहिर कानून हैदर वहीद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इफ्तिखार अहमद साहब, यही सवाल लेके मैं आपकी तरफ आती हूँ कि ये जो असद कैसर साहब ने बड़े डेस्परेशन से कहा था कि PDM से कि अगर मुल्क में इसी तरह की सियासत करनी है तो शायद मार्शल लो बेहतर है, तो आपको लगता है कि मामलात इस नहज पे जाते हुए या हालात यहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? असद कैसर साहब का ये बयान बहुत अफसोसनाक, गैर जमहूरी और उनके उस ज़हन की अक्कासी करता है जिसकी वो नुमाइंदगी कौमी असम्बली में 4 साल तक बैठ के कहते रहे। मार्शल लॉ मसाइल का हल नहीं है। 4 मरतबा पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगा, उसने मसाइल हल नहीं किए, मसाइल को और गंभीर किया। उसने इस मुल्क के बुनियादी ढांचे को ही हिला के रख दिया। तो मैं तो बड़े हैरानगी का इजहार करूंगा कि एक साबिक स्पीकर अपनी कौमी असम्बली ऐसी बात करते हैं, बड़े अफसोस की बात। उन्होंने तो हलफ लिया हुआ था आइन के ऊपर जमहूरियत के लिए, आइन के प्रोटेक्शन के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए। उन्हें मार्शल लॉ में खूबी कब से नजर आनी शुरू होगी। अच्छा मंसूर, मैं आपकी तरफ आती हूँ, यही सवाल लेके मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा देखिए, इसमें 2-3 मुख्तलिफ इसके मेरे ख्याल में एंगल्स हैं। सबसे पहली बात तो ये कि असद कैसर साहब से भी ये सवाल पूछने की ज़रूरत है कि जब आप स्पीकर कौमी असम्बली थे और मेरे कप्तान को जो है वो बंदे पूरे करने के लिए बैरूनी ताकतों की ज़रूरत पड़ती थी, तो क्या वो दौर बेहतर था या मार्शल लॉ का दौर बेहतर था? और कौमी असम्बली का एजेंडा किस तरह बनता था और लोगों को किस तरह बताया जाता था कि जनाब आज कौमी असम्बली की कार्रवाई किस तरह होगी? तो आप स्पीकर थे ना, आप कस्टोडियन थे हाउस के, तो आपके होते हुए कौमी असम्बली इस तरह क्यों चल रही थी? क्या वो दौर बेहतर था या मार्शल लॉ का दौर बेहतर होना चाहिए? दूसरी बात यह कि जिस कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअली असद कैसर साहब ने बात की है वो भी काबिल एतराज़ है, और वो बात कर रहे थे गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के हवाले से कि वहाँ पे पूरी असम्बली को जो है वो पुलिस ने घेरे में ले लिया और वहाँ के जो स्पीकर हैं उनको असम्बली हॉल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली। मेरे ख्याल में ये उस पैराए के अंदर बात कर रहे थे और वो भी अफसोसनाक बात है। लेकिन किसी भी, मैं इफ्तिखार साहब की बात से एग्री करता हूँ कि किसी भी तौर पर
कभी भी जमहूरियत बुरी से बुरी क्यों ना हो, ख़राब से ख़राब क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी किसी मार्शल लॉ के या किसी डिक्टेटरशिप से जो है वो बेहतर कभी भी नहीं हो सकती। जमहूरी अमल ही बेहतर होता है, और जिस तरह वो आगे रिवॉल्व करता है, इवॉल्व करता है, अपने आप को बेहतर करता है, तो मेरी उम्मीद जो है वो फिर भी किसी न किसी जमहूरी निज़ाम के साथ ही हमेशा रहेगी। ठीक है, हैदर भाई साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये हामिद खान साहब ने एक इंकशाफ किया था, उन्होंने कहा था कि जी नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली है वो पहले से तय थी और सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हुआ है इस सिलसिले में, तो इसका नवाज शरीफ साहब को आपको लगता है कि फ़ायदा होगा, बल्कि किसी हद तक हो भी गया, और ये इतना बड़ा इंकशाफ कर देना सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हुआ और ये चीज़ पहले से तय थी, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो वो चीज़ें जो सबको पता हैं। हामिद खान साहब सीनियर वकील हैं, उनके मुंह से ये बात सुनने का एक वज़न ज़रूर है, और जो एक इज्तिमाई राय है कि नवाज शरीफ साहब को एक साजिश के ज़रिए निकाला गया था, वो फिर राय ज़ाहिर है और मुस्तहकम होती है, लेकिन ये इसमें कोई नई बात नहीं है और मेरे ख्याल से इसमें कोई ताज्जुब की बात भी नहीं है। तो सभी को पता है कि उनको एक साजिश के ज़रिए ही निकाला गया था, और वो साजिश के फिर जो भी एहलकार बने या चाहते ना चाहते हुए, जानते ना जानते हुए, अनजाने में शायद कोई सहूलतकार बन गए उस चीज़ के, मैं वो नहीं उस पर ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा। लेकिन हामिद खान साहब जो बुनियादी तौर पर बात कर रहे हैं तो सारी बातें दुरुस्त हैं कि ये जिस तरह से उनको निकाला जाता है, जिस तरह से उनके केसेस चलते हैं 5-5 दिन एक हफ्ते में, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये तो बहुत तशवीशनाक माहौल था जिसमें कि उनकी नाअहली होती है, जिस तरह से उनको फिर कैंपेन करने से रोका जाता है, जिस तरह से फिर उनको जेल में डाल के नाअहल किया जाता है, कन्विक्ट किया जाता है, महरूम किया जाता है फेयर इलेक्शंस के हवाले से भी। ये तो एक हिस्ट्री का हिस्सा है, मेरे ख्याल से देयर इज नो डिनाइंग इट। अब ये और बात है कि उसके बाद से भी क्या हो रहा है और इस चीज़ का तसलसल और सुपर स्ट्रक्चर जो है, आई थिंक उसमें अभी भी हम मुब्तला हैं, और ये आई थिंक इतना बड़ा गुनाह था जिस तरह से हुआ कि आज तक उसके सुपर स्ट्रक्चर में और उस दुश्मनी में जो वहाँ से शुरू होती है उसमें आज की सियासत भी और मेरे ख्याल से आज हमारी सोसाइटी भी जो है ना वो बड़ी बुरी तरह उसकी लपेट में आज भी है। और जो एक उम्मीद थी कि अब ये कहीं ना कहीं एक तरफ हो जाएगी बात, तो वो मैंने नहीं ख्याल कि वो भी एक तरफ होती हुई कहीं करीब करीब भी नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा इफ्तिखार साहब, ये जो जजेस को मुतनाज़े बना दिया जाता है, आजकल आप देख लें कि ये फ़लाँ का फेवरेट जज है, ये फ़लाँ का फेवरेट जज है, ये किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है आगे जाके, किस हद तक ये परेशानी की बात है और करने वाले सोच ही नहीं रहे। अब जैसे कि अभी से कि जी 16 सितंबर के बाद देखें कि हालात क्या होंगे, देखेंगे किसी की गिरफ्तारी अमल में आती है नहीं आती है, ये तासुर क्या दिया जा रहा होता है या बयानिया क्या बनाया जा रहा होता है, क्या ये सोची समझी साजिश के तहत बनाया जा रहा होता है, इसके आगे क्या असरात होंगे, क्योंकि मेरिट पे भी जब बहुत सी चीज़ें आती हैं सामने तो फिर उसको भी जोड़ दिया जाता है, मुतनाज़े बना दिया जाता है, पहले से ऐसा माहौल बना दिया जाता है। देखिए, बात ये है कि ट्राइकॉटमी का जो कॉन्सेप्ट है जितना बुरी तरह पाकिस्तान में मुतासर हो चुका है, मैंने बहुत कम रियासतों में ऐसा होते हुए देखा है। यहाँ पे फौज के बारे में भी बहुत सी ऐसी बातें की गई कि उसको भी मुतनाज़ा बनाया गया, उसका जो सरबराह था उसके बारे में जो ज़बान इस्तेमाल की गई और उसके बारे में हवाले से जो उस पर तनकीद की गई। फिर पार्लियामेंट के बारे में कहा गया कि हम इस पार्लियामेंट में बैठने को तैयार नहीं, क्योंकि ये पार्लियामेंट तो चोरों और लुटेरों और मनी लॉन्डर्स के ऊपर मुश्तमिल है। तो फिर इसका नतीजा ये निकलना था कि जो ट्राइकॉटमी का जो तीसरा है तसतून, उसमें भी तो मुतासर होना था। असल में ये सारा का सारा जो मसला है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर हम पार्लियामेंट का एहतराम नहीं करेंगे तो फिर यही होगा जो हो रहा है। और जज हजरात को भी तो खुद सोचना चाहिए ना कि जज हजरात, अगर मैं एक पटिशनर हूँ, मुझे शाम को बुलाते हैं और सुबह मेरी पटिशन को फिक्स कर देते हैं, क्या जज साहिबान पाकिस्तान के हर जो आदमी है जो पटिशनर हो उसके साथ ये सलूक करेंगे? जज साहिबान को भी तो देखना चाहिए ना कि उनका कंडक्ट क्या है। अगर उन पे उंगलियां उठी हैं तो जो हमने सीखा, जो हमने पढ़ा था वो ये था कि अगर किसी जज के बारे में इतराज हो तो वो जज पीछे हट जाता है, वो कहता है मैं इस केस की समाअत नहीं करता। यहाँ पे तो जज भी डट गए हैं। नतीजे वो जज फिर ऐसे प्राइवेट लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं जिनका तल्लुक सहाफत से है, और सहाफी बाहर आके बात किए बगैर रह नहीं सकता, अब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात हो, अब वो किसी जज की बात हो। तो ये इख्तलाफात जो पैदा हो रहे हैं और जो सूरत हाल इस वक्त अदालतों की होगी उसमें उनकी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। वो सुप्रीम अथॉरिटी है मुल्क के अंदर,
लोग उनसे इंसाफ की तवक्को करते हैं। जब उनका झुकाव कोई हो और वाज़ेह झुकाव नजर आना शुरू हो जाए तो फिर ये होगा जो हो रहा है, और ये बड़ा अफसोसनाक है। मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, मंसूर आपकी तरफ आ रही हूँ, इसी हवाले से बात करूंगी कि जो जजेस को मुतनाज़े बनाने का एक सिलसिला है जो काफ़ी अरसे से, खैर ये बड़ा पुराना है लेकिन काफ़ी अरसे से हम देखने के तूल पकड़ता चला जा रहा है, तो इसमें आपको ज़्यादा कसूरवार लगते हैं सियासतदान? देखिए, मेरे ख्याल में सियासतदान जो होता है वो तो ज़ाहिर बात है हमेशा यही कोशिश करता है कि वो उसी के साथ खड़ा हो जो उसके हक की बात करे। 1 मिनट के लिए अगर सिर्फ जजों को हटा के आप सहाफ़ियों को या एंकर पर्सनस को उठा के देख लें तो यहाँ पे मुख्तलिफ सियासी जमातों को यही लगता है कि ये फ़लाँ एंकर हमारा है तो ये फ़लाँ एंकर उनका है। उसके ऊपर इल्ज़ामात भी लगाते हैं। जो अपने वाले होते हैं उनको हर किस्म की जो है वो नवाजिश भी उनके ऊपर होती हैं। हर किस्म की जो है वो बरात भी उनको दी जाती हैं। तो ये सिलसिला तो सियासतदान तो करेगा, सियासतदान कभी पीछे नहीं हटेगा। और कोई भी सियासतदान हो, मैं सिर्फ इमरान खान साहब की या शहबाज शरीफ साहब की या आसिफ अली ज़रदारी की बात नहीं करूँगा, अक्रॉस द बोर्ड सबके साथ यही हाल है। असल बात होती है कि जज की ये कोशिश होनी चाहिए कि उसके कपड़ों के ऊपर कोई छींटे ना आए और ज़रा सा भी कोई ऐसा शक या शुबा हो कि अगर कोई उनको मुतनाज़ा करने की कोशिश करता है तो वो अपने आप को वहाँ से हटा लेता है, कोशिश करता है कि उसके ऊपर इल्ज़ामात ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सूरत हाल ये हो गई है कि वो ये कहता है कि मुझे अब फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं किसी जज साहब का नाम नहीं लेना चाहता, मैं ज़ाहिर बात है मैं आपके चैनल का और आपका और अपना भी ये ख्याल रखूँगा कि कोई तौहीन अदालत के नोटिस हमें ना आ जाए। तो लेकिन कोई भी मेरे ख्याल में सूरत हाल यहाँ आ चुकी है कि अब शायद इस चीज़ की परवाह ही नहीं रही। अब वो जिसे कहते हैं ना ग्लव्स उतार के बॉक्सिंग हो रही है, तो ग्लव्स उतार के बॉक्सिंग वाली सूरत हाल होगी। लेकिन कभी इस तरह होता नहीं था। हैदर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जाहिर बात है इज़ अ वेरी सीनियर एडवोकेट, वो एक लॉयर हैं, वो बेहतर जानते हैं कि अदालतों के डिकोरम्स जो हैं वो किस तरह हुआ करते थे। लेकिन अफसोसनाक बात है। दूसरी बात ये कि अगर कभी ये मैं आज आपको एक बात लिख के दे के जा रहा हूँ और ये याद रखिएगा कि कोई सियासतदान अगर मौजूदा हमारे हुक्मरान भी अगर ये समझ रहे हैं कि जनाब आने वाले चीफ जस्टिस जो है वो उनकी फेवर में होंगे या उनको बहुत सपोर्ट करेंगे, ये मेरे ख्याल में उनकी बहुत बड़ी खामख्याली है, खुशफहमी है उनकी। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि मौजूदा चीफ जस्टिस या आने वाली चीफ जस्टिस जो हैं वो कभी इस तरह की कोई बात करेंगे कि वो कभी किसी एक सियासी जमात को जाके सपोर्ट करेंगे। और आने वाले महीने, आने वाले साल जो है आप देख लीजिएगा, मेरी ये बात जो है लिख लीजिए, दुरुस्त साबित होगी। ठीक है, हैदर वहीद साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। हैदर वहीद साहब, हमारी हिस्ट्री में ऐसे जजेस भी गुजरे हैं जो कहते हैं कि उस वक्त सिटिंग वज़ीर आज़म से भी मुलाकात से इनकार कर देते हैं। क्योंकि जी ये मामलात इस तरफ भी जा सकते हैं कि शायद कोई मैच फिक्स है या आप मुझसे कोई मामलात की सेटलमेंट के लिए आ रहे हैं। तो ये जो जजेस के साथ मुलाकातों की ख्वाहिशात का इजहार किया जाता है, फिर माजी में ऐसी चीज़ें भी कि टेलीफोन करके जजेस को डिक्टेट किया जाता था, बताया जाता था कि ये फैसला होना चाहिए, ये होना चाहिए, ख्वाहिशात का इजहार किया जाता था। तो ये अब जो तनकीद का रुख कभी किसी की तरफ कभी किसी की तरफ खुलकर सोशल मीडिया पर आप देख लें कि चले आप देखें कि टीवी चैनल्स पे तो आप नपीतुली बात कर सकते हैं कि पैमरा है जो चेक एंड बैलेंस करता है। मैं तो कहती हूँ कि सोशल मीडिया को भी चेक एंड बैलेंस की बहुत जरूरत है। जिसका दिल चाहता है, जिसकी भी पगड़ी उछाले चला जा रहा है, किसी के बारे में भी कुछ भी कहे चला जा रहा है। अगर आप किसी मुखालिफ को बात करना चाह रहे हैं तो किसी भी खातून की किरदार कुशी पर उतर आए बगैर किसी सबूत के, और ये हर तरफ से हो रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है। ये नहीं कि कोई दूध का धुला है तो सिर्फ एक कर रहा है, एक ईंट उठाता है दूसरा उसका जवाब पत्थर से देता है। ये जो अब जजेस को मुतनाज़े बनाने का सिलसिला जारी है, ये रविश जो चल पड़ी है, ये खुदा ना ख्वास्ता कहाँ जाके रुकेगी? देखें, ये हमने देखा है कि चाहे जर्नल हो, चाहे चीफ जस्टिस या जज साहिबान हो, चाहे चैनल हो, चाहे एंकर हो, चाहे वकला हो, ये पोलराइज्ड माहौल जो है ये इसकी जद में सब अब आ चुके हैं। हर कोई ये बात करता है ये एंकर हमारा है, ये चैनल हमारा है, ये जज उसका है, ये जनरल हमारा है, ये जनरल उसका है। तो हमने देखा कि अगेन इसकी रूट जो है ना वो बहुत पैसे तो और पीछे जाती है। लेकिन अगर इस फेज का मैं आगाज कर सकूं नवाज शरीफ साहब को निकाले जाने पे, तो उस वक्त के चीफ जस्टिस और उस वक्त के चीफ अवामी स्टाफ दोनों इस साजिश में मुलव्वस जो है वो पाए जाते हैं या इल्ज़ाम उन पे लगता है। उस दिन से ये दोनों ओहदे आप देखें मुतनाज़ा हो चुके। उस दिन के बाद से इन दोनों ओहदों के हवाले से जो चाहे सोशल मीडिया पे, निजी महफिलों में जिस तरह से मुखातिब करता है इन दो आला तरीन ओहदों को, तो वो आपके सामने ही है। तो मेरे ख्याल से जब मुदाखलत होती है तो उसके नताइज बहुत आगे तक जाते हैं। आज तक हम देख रहे हैं कि ये सुपर स्ट्रक्चर चल रहा है, और ये जज साहिबान को चाहिए कि जब दौरान समाअत खासकर ये इस तरह के राब्तों से गुरेज करें, क्योंकि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए, होते हुए नजर आना चाहिए। जब आप सुनते हैं कि चीफ जस्टिस की किसी से मुलाकात हुई है
और उस केस को फिर एडजर्न कर दिया जाता है 2 हफ्ते के लिए, जो कि रोज चल रहा होता है, तो फिर जाहिर है एक तासुर तो जाता है ना। तो इस तरह मैं कभी एक मफरूजे की बात कर रहा हूँ कि इस तरह से, और जाहिर है इसमें कुछ हकायक भी हैं और हमने पिछले ही कुछ हफ्तों महीनों में ये हकायक देखे, बट जस्ट टू इलस्ट्रेट कि इस तरह से जब लोग सुनते हैं कि मुलाकातें हुई हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि अब जो एक वैसे ही इम्प्रेशन था हमारी आवाम में कि भाई आवाम जो है वो दे डोंट मैटर, और ड्राइंग रूम में और पसे पर्दा फैसले जो है वो 0.0001% एलीट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट कह लें उसको, या जो भी कह लें, हर शोबे की इस्टेब्लिशमेंट कह लें, वही कर जाती है ये फैसले। और असल में जमहूरियत में जो एक पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो तो एक बेसिकली फसाड है। तो ये जब चीजें होती हैं तो ये फसाड की बात जो है वो और अंडरस्कोर होती है, इसलिए और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ऐसे मुल्क में जहाँ हर चीज को साजिश समझा जाता है, और होती भी है साजिशें, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लेकिन जहाँ होना भी हो तो समझा जाता है साजिश है हर चीज में, तो खासकर वहाँ पे केयरफुल रहना चाहिए। और दोनों तरफ से जो भी इकदाम उठाए गए उससे तासुर यही मिला है कि सुप्रीम कोर्ट भी किसी भी आम इदारे, आम तरह की प्रोफेशन शोबे की तरह उसी तरह डिवाइडेड है और उसी तरह एक दूसरे की इज्जत नहीं करता। देखें यहाँ पे ये बात जहन में रहे कि जज साहिबान एक आवाज से उनका बोलना बिल्कुल ना सिर्फ जरूरी नहीं है बल्कि बहुत बुरा होता है। जब डिसेंट इज अ गुड थिंग, उन्हें एक आवाज से बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक दूसरे को जज मानने की जरूरत है। एक दूसरे की सीनियर जज साहिबान जब तक एक दूसरे की राय या उनको डिसीजन मेकिंग में और बेंचों में शामिल नहीं करेंगे तो जो उससे नताइज निकलते हैं वो फिर यही होते हैं कि अंदरूनी इख्तिलाफात बाहर आ जाते हैं। ठीक, तो ये बहुत संगीन मसला है और इसके बारे में मुझे उम्मीद है कि आने एक दूसरे का एहतराम बहुत जरूरी है। ठीक है, दीगर जज साहिबान मिलके इस मामले को अब सुलझाएंगे। ठीक है जी, मुझे ब्रेक का काजर है। तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, हमसे मुलाकातों की ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। इफ्तिखार अहमद साहब और मंसूर अली खान साहब और हैदर वहीद साहब मेरे साथ मौजूद है। तीनों मेहमानों का फिर से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इफ्तिखार अहमद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। इफ्तिखार अहमद साहब, ये जो हाल ही में मुलाकातें हुई हैं, खबरें गर्दिश करती रही हैं, तरह तरह की खबरें हम तक आती रही हैं, यहाँ डेड लॉक आपको क्या लगता है कि कहाँ पर रहा होगा? कौन से मामला तो तय हो गए होंगे? सुना कि पीपल्स पार्टी ने बहुत लंबी ख्वाहिशात का इजहार कर दी है। ख्वाहिशात है पीपल्स पार्टी की जानिब से, फरमान जारी किया गया, क्या समझ आता है? सारी बात तो ये है कि पीडीएम कभी भी एक सियासी गठजोड़ के ज्यादा कुछ ना था। वो इंतखाबी कोई इत्तेहाद नहीं है। जब इंतखाबात होंगे तो हर जमात अपनी अपने ख्वाहिशात का सामना करते हुए अपने प्रोग्राम को साथ लेके हर हल्के में जाएगी और हर हल्के में मुख्तलिफ सूरत होगी। जहाँ पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई से होगी वो वहाँ पे कोशिश करेगी कि वहाँ पे मुकाबला करे, क्योंकि पंजाब ही सबसे बड़ा ग्राउंड होगा जहाँ पे ये जंग होगी इख्तिदार की। सिंध के बारे में हमें अंदाजा है कि वहाँ के नताइज कैसे होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अलबत्ता पीटीआई शायद उस पोजीशन में बिल्कुल न रहे जो माजी में 9 साल रही। आप बलूचिस्तान में चले जाएं, बलूचिस्तान के अंदर मिक्स किस्म का हमेशा से जवाब मिला है। वहाँ के जो लोग हैं वोट डालने वाले, उन्होंने कहा कि हम सबको भी खुश रखना चाहते हैं, वो जेयूआई को भी खुश रखना चाहते हैं, वो पाप को भी खुश रखना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट को भी खुश रखना चाहते हैं। तो पंजाब में मुकाबला होगा और सावेरा पीपल्स पार्टी कंटेस्ट करेगी। तो इसको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये उनका हक है। हर सियासी पार्टी का हक है कि वो इंतखाबात में एक दूसरे के मुकाबले में आए और लोग फैसला करेंगे कि उन्होंने किसको वोट देना है और कौन उनके लिए बेहतर है। तो मैं इसमें कुछ साजिश नहीं देखता। जो मुलाकातें हुई हैं दुबई में, मैं उसमें ऐसा नहीं कुछ देखता कोई ऐसा कोई उनके दरमियान खिंचाव पैदा हो गया हो या कुछ खत्म होने वाला हो, ऐसा नहीं है। यू आर ओनली फ्यू डेज अवे फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली। आप असेंबली की डिसोल्यूशन से चंद रोज दूर हैं। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपसे बार बार कह रहा है कि 13 जुलाई तक अपने वोट रजिस्टर करवा लें, लेकिन हमारी तवज्जो उधर नहीं है। हमारी तवज्जो दूसरे मामला की तरफ और उन थ्योरियों की तरफ बहुत है जो लोगों को भी सुननी पसंद है और हमें भी सुनानी पसंद है। ठीक है, ठीक है। अच्छा मंसूर, ये जो पार्टियों पे पाबंदियों की बात होती है, ये आपको हल नज़र आता है? दूसरा, आपको लगता है कि किसी पार्टी पे पाबंदी लगनी चाहिए?
किसी सूरत नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पाबंदियाँ जो हैं वो चाहे सियासी जमात के हवाले से हो, सियासी वर्कर के हवाले से हो, सियासी तकरीरों के हवाले से हो, सियासी नुमाइंदगी के हवाले से हो, एक डेमोक्रेट होते हुए मैं कभी इस बारे में सोच भी नहीं सकता कि कभी किसी के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इख्तलाफ हो सकता है, मैं ख़ुद बहुत बड़ा नाक़िद हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का, लेकिन उनकी आज़ादी इज़हार राय का जो हक़ है, मैं कभी भी उसके लिए उसके हक़ में नहीं खड़ा हो सकता कि जी आप इनको बोलने मत दें। मैं नवाज शरीफ साहब की तकरीरों के ऊपर जब पिछले अदवार के अंदर पाबंदी थी तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशन फाइल हुई थी जिसका मैं भी एक सिग्नेटरी था। मैं जब उस वक्त भी ये कहता था कि कल को जिस दिन इमरान खान साहब के साथ ये होगा तो मैं उनके लिए भी आवाज़ बुलंद करूंगा। तो मैं भी इस हक़ में खड़ा हूँ कि उनकी बोलने के ऊपर पूरी जो है वो आज़ादी होनी चाहिए, और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसी सूरत भी जो है वो आप पाबंदी के बारे में सोच नहीं सकते। हाँ, जो लोग कानून को तोड़ चुके हैं या जिन्होंने ऐसा कोई काम किया है जो कानून के ख़िलाफ़ हो, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, उनको नाम भी लें, उनकी तस्वीरें भी बेशक दिखाई जाएं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने शरंगेज़ी की, जिन्होंने तकरीबकारी की, लेकिन कभी भी किसी सियासी सोच को इस तरह बंद नहीं किया जा सकता। बल्कि अगर आप बंद करने की कोशिश करेंगे तो वो लावा बन के उबल के बाहर आता है और वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है मेरी नज़र में। अच्छा मंसूर, इस पर भी ज़रा कमेंट कर दीजिएगा। 9 मई को जो कुछ भी हुआ शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, हम सब्र कर भी रहे हैं और बहुत ही काबिल अफसोस है, जिसके हवाले से चेयरमैन PTI का कहना था कि मैंने क्या किया, वो अभी भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि हेट स्पीच का बड़ा किरदार होता है? जब कोई लीडर होता है तो उसके विजन की वजह से लोग उसको फॉलो करते हैं, उसके एक एक जुमले को मीनू अन तस्लीम किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, उस पर अमल किया जाता है। तो जब हेट स्पीच की जा रही होती थी, किस किस के नाम लेके किस किस से मुखातिब होते थे, वो ये बात सबको पता है। तो ये जो यंग जनरेशन है, यंग लोग हैं, यूथ है, नौजवान है, उनके जहनों में अल्फाज डाले गए और फिर वो वाकया हो गया, मतलब 9 मई तक पहुंच गए वो यंगस्टर्स। तो इसमें जिम्मेदारी कोई कैसे नहीं ले सकता है? जी बिल्कुल, आप बात सही कह रही हैं कि मैं खुद उनकी तकरीरों से बहुत इख्तलाफ करता हूँ, जिस किस्म के वो अल्फाज इस्तेमाल करते थे और जिस तरह लोगों को मोटिवेट करते थे, वो एक गलत मोटिवेशन थी। मेरे ख्याल में उनके पास स्पीकिंग पावर की एबिलिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसको अच्छे अंदाज में इस्तेमाल करने के बजाय वो उसका एक नेगेटिव इस्तेमाल करते थे। लेकिन फिर भी अगर आपने उनकी तकारीर पे कोई पाबंदी भी लगानी है या अगर वो हेट स्पीच कर रहे हैं तो उसका एक कानूनी रास्ता है, वो कानूनी रास्ता इख्तियार होना चाहिए। जब तक मुझे एक कोर्ट ऑफ लॉ इस बात की इजाज़त नहीं देगा या वो ये फैसला नहीं देगा कि जी इस शख्स को जो है वो आप ना दिखाएं क्योंकि इससे शर्मगेज़ी फैलती है, मैं किसी एक कमेटी के किसी एक ड्राइंग रूम के अंदर बैठे हुए शख्स के फैसले के साथ नहीं खड़ा हो सकता कि उसने यूं करके जो है उंगली हिला दी या उसने एक सिग्नेचर कर दिया और उसके बाद एक सियासी रहनुमा की तकरीर के ऊपर पाबंदी लग गई। एक कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर केस जो है वो लड़ा जाना चाहिए और उसके अंदर उसके प्रोज एंड कॉन्स सारे देखने चाहिए और उसके बाद एक कोर्ट ऑफ लॉ अगर मुझे ये बात कहे, अपना फैसला दे दे, तो फिर जाहिर बात है उस फैसले के सामने सब अपना सर जो है वो झुकाएंगे, उसमें तो कोई इंकारी नहीं है। ठीक है हैदर भाई साहब, इसी बात पे मैं आपका कमेंट चाहूंगी जब मंसूर बात कर रहे हैं। देखें, नवाज शरीफ साहब को भी इसी तरह आउट करने की कोशिश की गई थी और एक इलेक्शन साइकिल के लिए उन्हें आउट किया भी गया, जब तक फिर इमरान खान साहब का पेज फट गया, ज़ाहिर है मियां साहब की फिर ज़रूरत पड़ गई। तो एक इलेक्शन साइकिल जो है वो स्किप तो हमने देखा है 90s हो या 1999 हो, स्किप कराना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता यहाँ पे। और इमरान खान साहब ने पहली दफ़ा आई थिंक इस हद तक जाके कोशिश की कि वो इलेक्शन साइकिल उनका स्किप ना हो और बूट आउट होने के बाद वो एक टर्न स्किप किए बगैर किसी तरह से कम बैक करें, जो कि उन्होंने पंजाब में पार्शियल कम बैक की भी फिर वगैरह। और फिर जल्द से जल्द जिस तरह उन्हें गोली लगने से पहले का जो माहौल था खासकर, और फिर 9 मई से पहले तक का भी कहा जा सकता है जो माहौल था, उसमें उन्होंने कोशिश की कि ये टर्न स्किप करने का सिलसिला यहाँ रुके। लेकिन देखा हमने यही है कि रवायत कुछ ऐसी ही है कि इस तरह टर्न जो है वो स्किप किए बगैर किसी का वापस आना आज तक हो नहीं पाया है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम से भी होती है डॉक्टर साहबा कि आप देखें जिस तरह नवाज शरीफ साहब के हवाले से वो कि आपने टर्न तो स्किप कर, आपने इलेक्शन से तो उन्हें महरूम कर दिया, लेकिन आगे ये चीज़ जो है वो रिवर्स तो होती है। ठीक है, लोगों के टेन्योर हो जाते हैं, लोगों को इंडिविजुअल्स को तो शायद फ़र्क नहीं पड़ता, उनके तो शायद मकासद अचीव हो जाते हैं, लेकिन आगे जो है जो जिस भी चीज़ को आप दबाते हैं तो वो फिर वापस आती है और कभी कभी बुरी तरह भी आती है। तो खान साहब जो है जिस तरह उनकी पार्टी को डिसमेंटल किया गया है,
उसमें बहुत सारी चीज तो फितरी भी है। जो जिस जहाज पे लोग आए थे उस जहाज पे चले जाना तो चले फितरी है, क्योंकि वो सपोर्ट उनकी हट गई। लेकिन फितरी अमल से आगे तक जो चीजें हुई हैं, क्या आगे तक सस्टेन कर पाएंगी या नहीं। अब वो जो आज कुछ लोग हैं शायद उनको फर्क ना पड़े, बट हमने तो इसी मुल्क में जो है वो देखना है आगे क्या होना है। और अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये मियाँ साहब के साथ जो ज्यादती हुई थी आज तक हम उसको भुगत रहे हैं, और इसीलिए हमें केयरफुल रहना चाहिए कि ये हम जो आज करते हैं या हमने जो पहले किया है वो आगे हमारे चेहरे के सामने आना तो है। तो ये चीज भी जहन में रखनी चाहिए। इलेक्शन साइकिल से आज तक जो है वो कभी भी नाकामी उसमें नहीं हुई है। जिसको भी इलेक्शन की कोशिश की गई हमेशा वो कामयाब ही हुई है, और इस दफा खान साहब के हवाले से भी लगता है कि कामयाब हो। ठीक है। अच्छा इफ्तिखार साहब, एक बड़ा अहम सवाल, जब भी किसी एक सियासतदान के साथ या जिससे ज़्यादती का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, ज़्यादती होती है, ये सही नहीं होता है, तो दूसरी कोई जो सियासतदान होते हैं या जो मुखालिफ सियासी जमात होती है वो आलाकार के तौर पे इस्तेमाल होती है। तो अगर तमाम सियासतदान एक पेज पर हों कि कोई किसी और के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा तो क्या ही अच्छा हो। तो जो सियासतदान इस्तेमाल हो रहा होता है, फिर जब कल को उसके साथ वो होता है फिर वो तनकीद करता है, कहता है फलां के साथ भी गलत हुआ था। तो मेरा सीधा सा सवाल ये कि इसमें सियासतदानों की कितनी गलती होती है, बाद में ये मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर देते हैं इदारों को, इस्टेब्लिशमेंट को, ये खुद कितने कमज़ोर होते हैं। डॉक्टर साहब, पहले जो सवाल आपने मंसूर साहब से और वकील किया एडवोकेट साहब से, मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ किसी पार्टी पर भी जी पाबंदी जो है उसको खत्म करना, उसको बयान करने की मैं हमारी नहीं करता। जिसने जो जुर्म किया है उसको कवानीन के ताबे करार वाक़या सजा दी है। तीसरी बात जो आपने ये सियासतदानों की है, सियासतदान बहुत सारी खराबियों के जिम्मेदार हैं, वो इतने भी साफ सुथरे नहीं है कि उन पर उंगली न उठाई जाए। और ये जो सारा खेल अब शुरू हुआ है, अगर ये दो सियासतदान, उस वक्त तो वो सियासतदान था, मैं उसको सियासतदान नहीं तस्लीम करता, उस वक्त उस सियासतदान को बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन था, उसकी जो ये ख्वाहिश थी कि आए मिल के बैठे पाकिस्तान के माशी हालात के लिए एक ज्वाइंट कोशिश करें, वो जो ठुकराई गई, वहां से समझ आ गई कि सियासतदान जो हैं ये भी गलतियां करते हैं, और फिर उनकी गलतियां जो हैं वो बड़ी भारी होती हैं और उसका नुकसान पूरी कौम को होता है। ये कौम में आज जो तकसीम है ये सियासतदानों के रवैये की वजह से, अगर ये सियासत पर चलते रहते तो ये खिंचाव इतना पैदा ना होता। अब दुआ करें कि इलेक्शन के नताइज को तस्लीम कर लिया जाए। जो मुझे आज खदशा मैं आपसे जुलाई में शेयर कर रहा हूँ कि क्या ये सियासतदान जो भी उस वक्त हों इंतखाबी नताइज को तस्लीम करेंगे। अगर इंतखाबी नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे तो आपने जो सवाल उठाया है कि सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, तो फिर आपका जो जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है। मंसूर साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि जो सियासतदानों की अपनी कमजोरी होती है वो कितनी होती है। ये आके धड़ल्ले से तनकीद शुरू कर देते हैं, जिम्मेदार ठहरा देते हैं, एस्टैब्लिशमेंट की गलती है, फलां की गलती है, इदारों को मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं, तो खुद इनकी कितनी कमजोरी होती है, क्यों एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। ये एक दूसरे के खिलाफ इसलिए इस्तेमाल होते हैं क्योंकि अपने आप को अवाम से कनेक्ट नहीं कर पाते। मैं अगर इमरान खान साहब की मिसाल लूँ तो 2011 के बाद जो है वो उनका एक राइज शुरू होता है, लेकिन अवाम के अंदर अगर वो मकबूल होते और आहिस्ता 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 इसको बिल्डअप करते रहते तो उनको कभी भी जो है एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत ही ना पड़ती। लेकिन उन्होंने इस बात का एहसास नहीं किया, उनको जल्दी थी इस बात की कि मैं जल्द अज जल्द इक़्तिदार तक पहुंच जाऊं। मुझे आज भी याद है कि उनका एक बयान बड़ा मशहूर था जिसमें वो ये कहते थे कि मैं कभी भी वज़ारत उज़्मा की ऐसी कुर्सी को नहीं उस पर बैठना चाहूँगा जिस पर मैं कठपुतली बन के बैठूँ, मेरे पास इख्तियार ना हो। मैं कभी भी ऐसी ओहदे को मैं कबूल नहीं करूँगा। लेकिन आज जब वो इक़्तिदार से बाहर हैं तो ख़ुद अपने मुंह से ये फरमा रहे हैं कि मेरे पास तो इख्तियार था ही नहीं, सारा कुछ तो कहीं और से कंट्रोल हो रहा था। तो जब ये सारा कुछ अगर कहीं और से कंट्रोल हो रहा था तो आप उसको ओहदा छोड़ देते, आप क्यों बैठे रहे उस ओहदे के ऊपर। ये सारी बातें अब वो जिसे कहते हैं ना, कोई जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह पे मार देना चाहिए। सॉरी मैं आपकी बात काट क्या फायदा हुआ इस सारी मंसूर, देखिए ये बात जो करते थे कि मुझे तो फलां कहता था, मैंने तो फलां के कहने पे कर दिया था, ये सारी चीजें तो बाजवा साहब कहते थे, सीधा नाम लेते रहे वो, तो इससे तो वो अपने आप को कितना कमजोर साबित करते हैं। बात तो दर हकीकत उनके ज्यादा खिलाफ जाती है कि फिर आप कौन थे, आप प्राइम मिनिस्टर नहीं थे मुल्क के।
मैं तो इससे एक स्टेप और आगे जाता हूं ना। उन्होंने यहां तक फरमाया कि जी एक्चुअली ये जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी को कहा, हुसैन हक्कानी ने अमेरिका को मना लिया और उसके बाद अमेरिका ने जो है वो हमारी हुकूमत गिरा दी। ये इस किस्म का एक पूरा जो है वो चार्ट बना के कहते हैं कि जरा मैं इस तरह फारिग हुआ था। तो इस सारी चीज में यानी हुसैन हक्कानी, मैं तो 1 मिनट के लिए कह रहा हूँ, हुसैन हक्कानी इतना ताकतवर है, उसकी इतनी से है कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को वो कन्विंस कर सकता है कि जी फला जगह की आप हुकूमत गिरा दें। तो मेरा ख्याल में तो फिर पाकिस्तान के हवाले से तो हुसैन हक्कानी जो है वो सबसे पावरफुल आदमी है। मेरा ख्याल में तो 1 मिनट से पहले जो है ये सारा प्रोसेस खत्म करके हुसैन हक्कानी को आप मुल्क का वजीर आजम बना दें, क्योंकि अगर उसकी अमेरिका में इतनी चल रही है तो वो तो फिर अमेरिका से IMF के जरिए आपके पता नहीं कितने पैसे भी आपको दिलवा देगा, आपके सारे मौशी मसाइल भी हल हो जाएंगे, सारे मसले तो फिर उस बंदे के, तो वो इतना पावरफुल आदमी है, तो हम उसको मिस कर रहे हैं। खान साहब का ये फॉर्मूला जो है बड़ा बचकाना किस्म का फॉर्मूला है, और ये जो रूट इन्होंने बनाया ये इस तरह नहीं है। ये हकीकत ये है कि जितनी देर तक आप जिनके बलबोते पे बने थे, जब उन्होंने फैसला कर लिया कि अब आप जो है वो काबिल इस्तेमाल नहीं है, तो आपको बाहर निकाल दिया गया। कल को, आज से साल 2 साल 3 साल मुझे नहीं पता कितनी देर लगती है, कल को अगर महसूस हुआ कि अब आप काबिल इस्तेमाल हैं तो आपका तब दोबारा इस्तेमाल कर लिया जाएगा। ठीक। हैदर भाई साहब, ये जो नैब कवानीन में तब्दीली आई है, ये पहले 90 से 14 दिन किया गया था, अब फिर 14 दिन से दोबारा 30 दिन कर दिया गया कि 30 दिन आपको तहवील में रखा जा सकता है, इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है रिमांड में। तो आपको क्या लगता है कि एकदम से अब ये 14 से 30 दिन की क्या वजह समझ आती है? वजह तो बिल्कुल वाज़ेह है। इन्वेस्टिगेशन तो 14 दिन में भी हो जाएगी अगर करने वाले करना चाहें तो। यहाँ तो 90 दिन में भी नहीं होती थी। जो जिसको पकड़ा जाता था वो बाहर आता था विक्ट्री साइन बना के कि क्या साबित किया, कुछ भी साबित नहीं कर सके मेरे खिलाफ। लेकिन तो बड़ा क्लियर है जिस पस मंजर में इसको किया जा रहा है और जिस तरह से पहले इसका मिसयूज़ हुआ है PMN नून के लोगों के साथ, के बेल उन्हें 6-6 महीने तक नहीं मिलती थी। तो ये तो सब नैब को जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है शुरू से, मेरे ख्याल से मुशर्रफ साहब के ज़माने से, तो सिवाय पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के कुछ इक्का दुक्का कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, बट लार्जली इट्स जस्ट बीन अ टूल फॉर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग राइट फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम मुशर्रफ टाइम। तो PMN नून बहुत अकाउंट ऑफ इट इमरान खान एंड जनरल फैज, और उसके बाद हम देखते हैं कि आज तक जो है वो यही शक होता है कि जब इस तरह की चेंजेस की जाती हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे तो ख्याल से इतना लंबा रिमांड जो है वो बेल के बगैर, तो मेरे ख्याल से वो किसी भी सूरत कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। मैं तो इस चीज़ को आईनी ही नहीं मानता कि इतना लंबा कोई जो है वो जुर्म साबित हुए बगैर आप किसी को तफ्तीश की मद में हिरासत में रख सकें, क्योंकि राइट ऑफ लिबर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। उस पर कदगन या कर्टेल करना जो है वो एक ड्यू प्रोसेस के बगैर नहीं किया जा सकता, और खासकर इस तरह की कदगन लगाना सिर्फ इस बुनियाद पे कि अभी तफ्तीश जारी है, ये नहीं कि शवाहिद जमा हो चुके हैं और साबित हो चुका है। तो ये पहले 90 दिन भी इंतहाई गलत था, और मेरे ख्याल से 14 दिन से 30 दिन करना भी गलत है। लेकिन अब जिस पस मंजर में से किया गया है तो आप समझ सकती हैं। ठीक है। अच्छा इफ्तिखार साहब, ये जो कहा जा रहा है कि सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातें हो रही हैं, पंजाब एक बड़ा सूबा है, पंजाब में कौन हुकूमत बनाएगा इसका बड़ा असर आता है कि जी विफाक में कौन हुकूमत बनाएगा। पंजाब में तमाम लोग बड़े एक्टिव हैं, बड़े मुतहरिक हैं। अब जरदारी साहब की आप बात कर लें, काफ लीग बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही है, नून लीग का बहरहाल एक वोट बैंक पंजाब में है, कोई इस बात से अग्री करे डिसअग्री करे, लेकिन उनका वोट बैंक वहाँ पर है। अच्छा, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं, यानी जो टफ कॉम्पिटिशन देगा उसके साथ सीट एडजस्ट कर ली जाएगी। आगे क्या देखते हैं आप? और दूसरा ये कि सादा अक्सरियत किसी के पास जाती दिखाई नहीं दे रही, अभी हालात ऐसे, बहरहाल आगे जाके क्या होगा देखा जाएगा। अगर सादा अक्सरियत नहीं जाती तो कोई मखलूत मिली जुली हुकूमत जब बनेगी तो फिर फैसले तो मसलहत के तहत ही हुआ करेंगे। मखलूत हुकूमतें दुनिया में बनती हैं, बहुत पढ़े लिखे ममालिक में बनती हैं, चलती हैं और टूटती हैं। ये पार्लियामानी जमहूरियत में ऐसा होता है, कोई अनहोनी नहीं होगी अगर ऐसा हुआ। लेकिन एक सवाल उठेगा उस वक्त कि जो इस मरतबा उठाया गया कि अगर एक असेंबली टूट जाए या डिसॉल्व कर दी जाए तो क्या उस असेंबली के लिए नया इलेक्शन होगा या उस असेंबली का जो इलेक्शन होगा उसे टेन्योर के अंदर होगा। और सिर्फ पंजाब असेंबली तोड़ी गई और फिर ये मुतालबा किया गया कि उस असेंबली को 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाए। इस मसले को भी रिजॉल्व करना होगा आइन साज अदारे को कि ये जो इशू है इसको रिजॉल्व करे, क्योंकि पार्लियामानी जमहूरियत में अगर असेंबलियाँ टूटती रही हैं, गवर्नमेंट टूटते रही और एक आके चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ये एडवाइस कर दे कि मैं असेंबली को ही तोड़ देता हूँ, तो क्या फिर जो नए इलेक्शन होंगे वो फिर 5 साल के लिए होंगे? तो क्या एक वफाक में जहाँ पे 4 सूबे और एक वफाकी हुकूमत है वहाँ पे ये रवैया कैसा होगा? ये तो मैं उस आईनी हवाले से बात करूँ। जहाँ तक आपका सवाल है, जहाँ तक सीट एडजस्टमेंट होती है और होगी,
लेकिन अभी बहुत अर्ली ठीक स्टेज है। पे हम खड़े हैं, अभी बहुत अर्ली स्टेज है। थोड़ा सा आगे हम जाएंगे तो फिर पता लगेगा कौन क्या क्या मांग रहा है, कौन चीजें मांग रहा है। 3 चीजें हैं पंजाब में, आपका पखार का इलाका है, हमारा सेंट्रल पंजाब का इलाका होगा, देन सराइकी बेल्ट होगा। इन तीनों में जो शतरंज बिछेगी, उस पर जो मोरे मूव पहले होते रहे माजी में, हमें देखना है क्या वो मोरे अब इस काबिल हैं कि वो इस प्रसाद पे चल सकें या नए मोरे आएंगे, और फिर देखना है कि किस इलाके में कौन से नए मोरे आ रहे नजर। मुझे तो नजर आता है कि सबसे ज्यादा ठीक है। जो स्टेट एडजस्टमेंट हुई वो होगी सराइकी एरिया। अच्छा मंसूर साहब, आपको क्या लगता है कि आपकी इतलात, अगर मैं जानना चाहूँ कि आपके पसंद की खबरें होती कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के जो फाल है किसके नाम निकलेगा, और अभी खासा जारी बात है कबल वक्त है, लेकिन इम्कानात जाहिर किए जा रहे होते हैं, तबसरे किए जा रहे होते हैं, तज्ज़िये होते हैं, अंदाजे होते हैं, प्रेडिक्शंस होती हैं। क्या लगता है आपको कि निगरान हुकूमत जो है पंजाब हुकूमत की तरह इक़्तिदार को लंबा करने की कोशिश कर सकती है, तूल देने की कोशिश कर सकती है? देखिए मेरी ख़बर के मुताबिक तो 6 मुख्तलिफ नाम जो है वो अब तक मार्केट में आ चुके हैं। उसमें एक खातून भी शामिल है जिनका नाम निगरान वज़ीर आज़म के लिए आया मार्केट के अंदर। उसमें से उन 6 नामों में से कुछ नाम जो हैं वो डिलिबरेटली खुद भी फ्लोट करवाए गए हैं, वो एक्चुअली असल में दौड़ में शामिल नहीं है। लेकिन 2 जमातों ने दुबई के अंदर जितनी मीटिंग्स की हैं उसमें जो नाम कंसिडर हुए हैं उसमें मेरी इतलात के मुताबिक फ़ाइनल अभी तक कुछ नहीं हो सका है। वो नाम, उसमें शॉर्ट लिस्टिंग ज़रूर हुई है लेकिन नाम तक फाइनल नहीं हो सका है। नाम मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जो है वो फाइनल करेगी, जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर नहीं है। तो आप भी इंतज़ार करें, मैं भी इंतज़ार करता हूँ। लेकिन जहाँ तक आपने बात की कि क्या उनका टेन्योर जो है वो मज़ीद बढ़ सकता है, अब मैं पंजाब के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ देख रहा हूँ पिछले 6 महीने के अंदर, मेरा ख्याल में मैं अब हर चीज़ एक्सपेक्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैंने अपनी सारी ऑप्शंस खोल दी हैं, हर जमहूरी गैर जमहूरी तरीका, अब कुछ भी हो सकता है। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि जनाब 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस हो जाएंगे, मैं इस मामले में बहुत पेसिमिस्टिक हूँ। मुझे नहीं पता, मैं कह नहीं सकता कि 90 दिन में इलेक्शंस होंगे, क्योंकि आप चले मैं एक और ख़बर शेयर कर देता हूँ कि बहुत एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने एक्चुअली इस मुल्क में इलेक्शंस करवाने के हवाले से उनकी बड़ी अहम जिम्मेदारी है, यहाँ तक कि उनको भी अब यकीन नहीं है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे या नहीं होंगे। तो बस अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि कितनी अनसर्टिनिटी है इन इलेक्शंस के हवाले से, कि ये सूरत हाल है इस टाइम पे। ठीक है जी, ठीक है। मंसूर अली खान साहब, इफ्तिखार अहमद साहब और हैदर साहब, तीनों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आप इंशाल्लाह पीर के रोज़ सेम टाइम सेम चैनल, अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और अवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना हम लोग तंदूर के आटा लेके, रोटी लेके जो है ना उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते तो उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें। हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।